हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिर से हमारा 6वां चैप्टर है और उसमें हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है। एंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर मेरे चैनल में नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे एंड आप अच्छी तरीके से नोट बना रहे होंगे। एंड बहुत जल्द हमारा फिज़िक्स ख़त्म होने वाला है एंड फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुक की तरफ चलेंगे। एंड इसे ख़त्म करने के बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्त मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो आप किन किन ऊर्जा स्रोत को समाप्त मानते हैं, तो उसके नाम को बताना है। और तो देखते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को मैं अनवीकरणीय या समाप्त ऊर्जा स्रोत मानता हूं, क्योंकि इनमें बनने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं और इनके भंडार सीमित हैं और इसका लगातार खपत करने पर हमारा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये समाप्त हो जाएगा तो हमारे भविष्य में ये हमारे लिए क्या है कि एक अनवीकरणीय मतलब ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इसे हम लोग समाप्त ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसे बनने के लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये किसके कारण बनता है, तो प्रकृति के नेचर के बेसिस पे बनता है, अन्यथा हम लोग नहीं बना सकते अपने हाथों से, ठीक है। इसे हम लोग मानव निर्मित तरीके से इसे नहीं बना सकते। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि सौर ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा ऊर्जा सूर्य की तुलना कीजिए तथा उनमें अंतर लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य दोनों ऊर्जा स्रोत है। दोनों ईंधनों का उपयोग लगातार बढ़ता ही जारी है। अगर हमारा जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारा ऊर्जा का जो खपत है वो भी बढ़ता ही जाएगा। इसलिए ये हमारे नीचे जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा के बीच कुछ मुख्य अंतरों को बताया गया है। तो इसके अंतर को देखते हैं। तो इसमें जीवाश्म ईंधन, तो यह एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इसके भंडार सीमित है, और सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय, ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इसके भंडार असीमित है। इसे कभी भी प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारे भविष्य में भी काम देने वाला है, और ये हमारे भविष्य में कभी भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में यह ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है, ठीक है। ज़मीन के अंदर से प्राप्त होगा और ये ज़मीन के ऊपर से प्राप्त होता है। सूर्य यानी सूर्य से प्राप्त होता है तो ऊपर से ही प्राप्त होगा। और तीसरे पॉइंट में इसका उपयोग से, यानी इसके उपयोग से प्रदूषण फैलती है। अगर हम लोग इसका जो उपयोग करते हैं बहुत सारे, यानी बहुत क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रदूषण जो हमारे पर्यावरण को इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा ही करता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि सौर ऊर्जा हमारे लिए ये प्रदूषण मुक्त है। कोई भी धुआं, कोई भी प्रदूषण या कोई भी पोल्यूशन इफेक्ट नहीं फैलाता है, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट में यह एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पांचवा पॉइंट में इसकी प्राप्ति किसी भी समय की जा सकती है और यह सिर्फ बादल रहित दिनों में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बादल रहित दिनों में हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। छठा पॉइंट में जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस एक्सेट्रा हैं, लेकिन इसका उदाहरण कौन है, तो सौर ऊर्जा है, यानी सूर्य प्रकाश के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे सौर ऊर्जा, ये हमारा उदाहरण है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन को। तो जैव मात्रा किसे कहते हैं और जल विद्युत के बारे में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए एवं उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सुधार, तो ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव मात्रा और जल विद्युत की तुल्य कीजिए एवं उनमें अंतर लिखिए। तो ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव मात्रा तथा जल विद्युत की तुलना तथा अंतर को नीचे बताया गया है। तो जैव मात्रा में क्या बोला गया है और जल विद्युत में क्या बोला गया है, इसको देखते हैं, इसके पॉइंट को देखते हैं, चलते हैं। तो
क्या बोला गया है कि किसी जीव शरीर के मृत या अपशिष्ट पदार्थों को जैव मात्रा, जीव द्रव्यमान या बायोमास कहा जाता है। इसे क्या क्या कहते हैं, तो जैव शरीर मृत यानी अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है, और जैव इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और जल विद्युत यानी जल से उत्पन्न होने वाले विद्युत जल को यानी विद्युत को जल विद्युत कहा जाता है। और दूसरे पॉइंट में बायोमास को बायोगैस या गोबर गैस संयंत्र की सहायता से बायोगैस में बदलकर ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बारे में आगे और भी डिस्कस करेंगे जैव बायोगैस के बारे में, एंड उसके फिगर के बारे में देखेंगे। उसके बाद इसमें रूल लगता है किसे हम लोग अपने घर में भी इसे बना सकते हैं, इस गैस को हम लोग अपने घर में बना सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली लेक्चर में, ठीक है। तो बायोगैस के बारे में। और दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, जल विद्युत में, तो नदी में बांध बनाकर जल प्रवाह से जल विद्युत संयंत्र के टरबाइन को घुमाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। और तीसरे पॉइंट में बायोगैस के जलने से प्रदूषण फैलता है, लेकिन जल विद्युत का उपयोग प्रदूषण से मुक्त होता है। और चौथे पॉइंट में जैव मात्रा एक रासायनिक ऊर्जा स्रोत है, ये एक रासायनिक ऊर्जा स्रोत है, लेकिन जब जल विद्युत ये गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है। अब चलते हैं अपने एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ क्या बोला गया है, निम्नलिखित से ऊर्जा निष्कासित, निम्नलिखित में से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखें। तो सबसे पहले पवन को देखेंगे, तरंग को देखेंगे और ज्वार भाटा को देखेंगे। तो सबसे पहले पवन को देखते हैं। पवन ऊर्जा क्या होता है, तो पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की पवन की रफ्तार कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर पवन ऊर्जा 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो वो हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलना चाहिए, तभी हम पवन ऊर्जा को प्राप्त कर सकेंगे। और हर जगह और हर समय पवन नहीं बहता है, ठीक है, ये हर जगह हर समय नहीं बहता है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के बेसिस पे हर जगह नहीं बहेगा। इसलिए इसी प्लांट को हम लोग पवन ऊर्जा प्लांट को हर जगह नहीं लगा सकते, ठीक है। पहाड़ों में लगा सकते हैं, जहाँ पे खेती होती है, पहाड़ों में जो खेती होती है उसमें हम लोग लगा सकते हैं, पहाड़ों में। वहाँ पे हमारा जो पहाड़ों में होता है उससे हम लोग पवन ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मैदानी जो तटीय क्षेत्र है उसमें हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। अब दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि तरंग ऊर्जा की सीमाएं क्या क्या है। तो तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तेज गति से हवा बहनी चाहिए तरंग ऊर्जा के लिए, ताकि जल स्रोत में प्रबल तरंग उत्पन्न हो सके। यहाँ पे भी यानी हवा का चलना बहुत ही रेयर है, यानी चलना ही चाहिए, नहीं चला तो ये तरंग की हम लोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। और दूसरे पॉइंट में तरंग ऊर्जा की तकनीक काफ़ी महंगी होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए तरंग ऊर्जा को बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं लगा पाते हैं इसके स्रोत इसको उत्पन्न करने के लिए। तो अब देखते हैं, अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा की सीमाएं क्या क्या है। तो ज्वार भाटा में तीसरे पॉइंट में देख लेते हैं ज्वार भाटा के बारे में। तो इसके लिए ज्वार भाटा वाले स्थान पर बांध बनाना पड़ता है, और दूसरे पॉइंट में ज्वार ऊर्जा संयंत्र लगाना पड़ता है, और तीसरे पॉइंट में ज्वार भाटा कभी कभी खास समय पर आती है। तो हर समय ज्वार भाटा नहीं आता है। जब चंद्रमा तो आप लोग जानते ही हैं, अगली लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए कि चंद्रमा अपने समुद्र के जो जल होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, इसके बेसिस पे वो जो हमारा जल है वो हमारे खिंचाव उत्पन्न करता है। वो खिंचाव के कारण वो एक ज्वार ऊर्जा निकलती है, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, ठीक है। उससे हम लोग उस संयंत्र की सहायता से हम लोग ज्वार ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों पर आप किस आधार पर करेंगे। सबसे पहले नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और दूसरे में क्या बोला गया है, समाप्त तथा आवश्यकीय। क्या A1 और 2 के लिए विकल्प समान है। तो नवीकरणीय या क्षय
अक्षय ऊर्जा स्रोत, इसे नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनमें उपयोग करने पर भी वो कभी समाप्त न हो, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। जैसे हम लोग देखें कि सौर ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया, पवन ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया। ये कभी पवन अगर कभी ख़त्म ही ना होगा, जल भी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग ऊर्जा कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब देखते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो अनवीकरणीय एक समाप्त ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है। एक ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनकी उपयोग करने पर समाप्त हो जाए, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोग उसे क्या कहते हैं कि ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है। वो एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। एंड आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड अगर आपके कोई भी फ्रेंड सर्किल में कोई भी ऐसा बच्चा जो पैसा दे कर के नहीं पढ़ पा रहा है, यानी 10th में अच्छा स्कोर करना चाहता है लेकिन उसके पास रुपया नहीं है, तो मेरे से जुड़ सकता है एंड मेरे से ये लेक्चर का बेनिफिट उठा सकता है। सॉल्व करने वाला हूँ 10th में, जिसमें केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा और भी बहुत सारे बुक होंगे, सभी मैं इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो मेरे से जुड़ सकता है एंड इस लेक्चर के बेनिफिट को उठा सकता है एंड अपने दोस्तों को बताते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।